आइए दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? तुम्हारे स्वरों की संख्या है 11। तुम्हारा ऑप्शन सी होगा पहला। स्वर आपके 11 कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये री हो गया तुम्हारा। ठीक है, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ, बड़ा ओ। ये आपके 11 स्वर हैं। आप सोच रहे होंगे छोटी अंक बड़ी अंक इसमें है ही नहीं, वो यहाँ पे स्वर नहीं है, वो क्या है, अयोगवाक व्यंजन है। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन है अ, आए, आओ कैसे स्वर हैं? दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये हमें बताना है, ये मुख खुलने के आधार पर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर यानी सी। कैसे? इसका सी। अर्ध विवृत स्वर आपका होता है छोटा, बड़ी ए, बड़ा ओ, ये। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ये वाला अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ये समृद्ध स्वर हो गए। यानी आधा बंद मुख इसमें खुलता है, केवल आधा मुख ही बंद रहता है। इस तरीके से हम देखेंगे। अगर आपसे पूछे ये वाला अर्ध समृद्ध स्वर, तो बताइए अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा होता है? ये होती है छोटी ए और छोटा ओ, अर्ध समृद्ध स्वर ये वाला। ठीक है, अगर हम बात करें विव्रत स्वर ये वाला, तो ये होता है केवल एक अक्षर, वो है बड़ा आ। ये होता है विव्रत स्वर, यानी इसमें आपका पूरा मुख खुलता है वृत्त के आकार का, तो इसको हम बोलते हैं विव्रत स्वर। मैं यहाँ आपको रिवीजन भी पूरा करवा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीव के आधार पर अ कैसा स्वर है। तीसरा क्वेश्चन है कि जीव के आधार पर अ कैसा स्वर है। ये पेपर में कई बार पूछा चुका है। तो ये हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? अ। अगर हम बात करें कि ये आपसे पूछे कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर आपका होता है छोटी ई बड़ी ई, छोटी छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ए बड़ी ए, ये। ठीक है, तो ये हमारे चार होते हैं अग्र स्वर। अगर हम बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर आपका कौन कौन सा होता है? बड़ा आ, ऊ, छोटा बड़ा दोनों, और आपके छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ, ये हैं आपके पश्च स्वर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है ऋष्य स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर कौन से होते हैं? इसमें एक मात्रा होती है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन सही। क्या है? अ, ई, उ, री, ये हमारा क्या है? लघु स्वर या ऋष्य स्वर या मूल स्वर। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें बताइए ये कैसे स्वर है? इन सबको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे इनको? दीर्घ स्वर। ये वाले इनको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, ये। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी कि ये क्या है बताओ? छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। आपका पूरा रिवीजन यहाँ पे करवाया जा रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन। तो ये हमारा सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ख। ये कह रहा है छठवां क्वेश्चन है ख का उच्चारण स्थान है। अब देखो ये कंठ से बोला जाता है कि तालु से, कि मूर्धा से, कि दंत से, तो ये हमें देखना है। तो ख। अब देखो अगर हमें आपको वर्ग याद हो, मैंने आपको कराए हैं, तो ये आपका सही उत्तर है कंठ से। किससे? कंठ से। यानी कंठ से आपका क्या क्या बोला जाता है? एक तो आपका क वर्ग, क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, ये आपका क वर्ग कंठ से बोला जाता है। और भी है कुछ जो कंठ से बोला जाता है, वो क्या है? छोटा अ, बड़ा आ और ह और छोटी अ, ये सब आपके कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन है। व्यंजन है, कुछ स्वर हैं, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पुनः एक बार रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे पूछे कि सर दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं, दंत की सहायता से, जहाँ जीव स्पर्श दांतों से कर रही हो वो दंत से बोले जाते हैं। तो दंत से आपका आता है त वर्ग पूरा। त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न, ये आपका हो गया त वर्ग। ठीक है, और भी कुछ बोला जाता है, वो क्या है? दंत से ल,
और एक है आपका स और एक है ल, ये वाला। ठीक है, ये सब आपके दंत से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? दंत से। ठीक है, तब वर्ग आपका पूरा लस और ल। आप याद रखेंगे कि दंत में क्या लग गया? लसा। इसे ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए अगला, आपसे अगर कोई मूर्धा से पूछ ले कि मूर्धा से कौन कौन से अक्षर हैं जो बोले जाते हैं, वो आपका है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये आपका ट वर्ग जो है, ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है। एक चीज़ और है, वो क्या क्या है? एक ऋषि है ये वाला, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। एक पेट चिरस्सा है, ये भी मूर्धा से बोला जाता है। और एक र। इतने अक्षर जो हैं वो आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। 5 और 3 8, 8 अक्षर ये आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो एक और है तालु। कि तालु से क्या बोला जाता है? तो तालु से आपका होता है च वर्ग। च वर्ग होता है च, छ, ज, झ और व। ये आपका च वर्ग पूरा होता है। 4 अक्षर और होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ई और यस। ये आपका तालु से बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ पे पूरा रिवीजन भी हो रहा है और आपके ऑप्शन भी क्लियर हो रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7वां, ण वर्ण नम कैसे व्यंजन है? ये आपके पंचमा अक्षर है, आपने देखे होंगे वर्ग के पंचमा अक्षर। तो ये नाक के स्वर के सदस्य बोले जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। तो इनका हमारा ऑप्शन कैसे हो जाएगा? बी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ, उनको भी हम देख लें कि उनको हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञान और एक आपका होता है स्त्र। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन। अगर बात करें कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य र ल, य र ल व। ये आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, और ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 4। अगर आपसे पूछे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, ये भी 4 होते हैं स, 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 ह। तीनों स और ह, ये आपके हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा एक तरफ से रिवीजन करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अय का उच्चारण स्थान है। अय का उच्चारण स्थान है। अब उच्चारण का मतलब है यहाँ पे कि वो कंठ से, कि दंतोष्ठ है, कि कंठ तालव्य है, कि कंठोष्ठ है, उसको हमको देखना है। तो देखिएगा, तो आप देख रहे होंगे ये बड़ी है, तो ये किससे बोली जाती है? ये कंठ, कंठ और तालु, जिसे हम कहते हैं कंठ तालव्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। याद रहे, कंठ तालव्य से आपकी छोटी ए और बड़ी ए, ये दोनों कंठ तालव्य से बोली जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि कंठोष्ठ यानी कंठ और ओठ की सहायता से कौन सा बोला जाएगा, तो कंठ और ओठ की सहायता से बोला जाता है छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है, कंठ और ओठ की सहायता से छोटा ओ और बड़ा ओ बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दंतोष्ठ यानी दांत और ओठ की सहायता से जो बोला जाता है वो क्या होता है? व। क्या होता है? व। ठीक है, और कंठ से कौन सा बोला जाता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि क वर्ग है आपका, और छोटा आ, बड़ा आ, ह और छोटी अंग। ठीक है, ये आपकी किससे बोली जाएगी? कंठ से। सॉरी, यहाँ पे कंठ से बड़ी अंग आएगी। क्या आएगी? बड़ी अंग। तो ये हमारे अच्छे इस तरीके से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर पूछा चुका है, कई बार, कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, तो बताइए कौन सा होगा? तो ये होता है आपका र। पहला ऑप्शन से हो जाएगा र। र क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, वो क्या होगा? र। ठीक है, अगर हम बात करें कि ल, तो ये ल क्या है बताइए? अगर ल पूछता तो ये आपका होता पार्श्विक व्यंजन। क्या होता? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन है आपका ल। अगर हम बात करें ह, तो ह आपका कैसा व्यंजन है? ह जो है वो काकव्य व्यंजन है। काकव्य, काकव्य। ठीक है, ह जो है वो आपका कैसा व्यंजन है? काकव्य। ठीक है, और देखो अगला, ये, और ये पूछे तो ये क्या है? उत्क्षिप्त या द्विगुणित। ये वाला पूछता है आपसे कि ये क्या है, तो इससे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम एक और है द्विगुणित। द्विगुणित। ठीक है, क्या है? द्विगुणित व्यंजन।
आगे देखिएगा, आगे है आपका 10वां क्वेश्चन। 6 व्यंजन है, यानी 6 किस किस से मिलके बना है? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। 6 होता है छतरी, यानी छतरी यानी पहलवान। अगर पहलवान किसी को कस के पकड़ ले तो पेट फट जाएगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे, इसमें पेट चिरे सा और क ये आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर है, अर्धस्वर कौन सा है? आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, जिसमें य और व, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। तो हमारा उत्तर से हो जाएगा सी। अच्छा, ये कौन से स्वर है बताइए? ये आपके हैं संयुक्त स्वर। अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। एक संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ये हमारा संयुक्त स्वर। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। अ इ उ री, ये आपके क्या है? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये। और इनकी बात करें तो ड ढ, तो ये आपके द्विगुणित व्यंजन है। क्या है? द्विगुणित, द्विगुणित व्यंजन है ये। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अयोगवाग व्यंजन है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था अयोगवाग। अयोगवाग व्यंजन कौन सा होता है? छोटी अंग और बड़ी अंग। ये आपका कैसा व्यंजन है? अयोगवाग व्यंजन। र बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के र क्या है? ये आपका लुंठित। क्या है? लुंठित, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, र। अगर हम बात करें यहाँ पे ल की, तो ये कैसा व्यंजन बताइए? हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा सी, लेकिन मैं ये सब बता रहा हूँ कि ये क्या है। जो ल है उसे हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। हाँ होता है, ये हिंदी शब्दकोश का अंतिम शब्द है या अंतिम वर्ण है। हिंदी शब्दकोश का जो है, हिंदी वर्णमाला है, उसका अंतिम वर्ण है ह। कैसे? क्योंकि अंतिम वर्ण इसीलिए है, ह के बाद जो आता है क्षेत्र ज्ञान स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसीलिए ये अंतिम वर्ण है, स्वतंत्र। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं, वर्ण और ध्वनि, तो आपको टिक करना होगा ध्वनि। वैसे दोनों है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन आपका ये है, ये वाला। ठीक है, क्षेत्र ज्ञान स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? पहला, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अगर हम बात करें इनकी कि ये कैसे व्यंजन है, पूछा नहीं है, सही उत्तर तुम्हारा ये हो गया। ये है अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगर हम इनकी बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था ये कैसे हैं? अर्धस्वर। आइए आगे देखते हैं। सघोष और या घोष व्यंजन है। अब देखिए इसमें सघोष और घोष कैसे पहचाना है, तो बहुत ही सरल है। मैं आपको वीडियो में करा भी चुका हूँ पहले, एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिएगा, सघोष या घोष बात एक होती है। सघोष कहे या घोष कहे, बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपके 345 सबको याद रखना है। क्या याद रखना है? 345। तीसरे पे क्या होता है बताओ? गजड़दब, ग ज ड़, ऐसे मैं पुनः लिख दूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना अच्छे से। ये पूछा आपसे कि सघोष या घोष व्यंजन है, सघोष या घोष व्यंजन है, तो हम इसको याद रखना है कैसे? 345। क्या रखना है? 345। जो मैंने आपको वर्ग कराए थे, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरे वर्ग में आपका होता है गजड़दब, ग ज ड़ द ब, ये होता है तीसरा। और जो चौथा है, चौथा होता है घजड़दब, घ झ ढ ध भ, ये होता है। और पांचवा आपको पता ही है, आपका पंचमा अक्षर कौन सा होता है? पंचमा अक्षर, ये वाला, ड़ व ड़ न और म, ये। ठीक है, ये सब अक्षर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, फिर से रिवीजन करा दिया है। इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त एक चीज और होती है, वो होती है आपकी य र ल भ, य र ल व ह। और यहाँ पे सभी स्वर, क्या? सभी स्वर, सभी स्वर।
ठीक है, केवल री को छोड़ के, याद रहे री इसमें आपको नहीं लेनी है, री नहीं लेनी, री को छोड़ के सभी स्वर, इतने ये जैसे होते हैं ये सब सगोश होते हैं। क्या होता है? सब सगोश होते हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सा सगोश है? तो ये डी सी हो जाएगा, क्योंकि ना ये आपका पंचमा अक्षर आ रहा है, यानी तीसरा हो गजड़दब, चौथा हो गजड़दब, पांचवा हो अंगा वर्ण न म, तो ये सब आपके सगोश हैं। और यरलव ह सगोश है, सभी स्वर केवल री को छोड़ के। ठीक है, और कुछ अक्षर और हैं ये वाले द्विवृत्त व्यंजन ढ और ड, और ये है आपका अरबी फारसी का नुक्ता वाला ज, ये भी आपके सगोश हैं। ठीक है, ये भी सगोश हैं, एक बार फिर देख लीजिए, ये सगोश हैं यरलव ह, यरलव ह, ये सब आपके क्या है? सगोश। ठीक है, और सभी स्वर केवल री नहीं लेना आपको, री है इसको छोड़ के, और 345 यानी गजड़दब घजड़दब ये, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, मैंने आपको पूरा यहाँ पे रिवीजन करवा दिया है। आगे देखिएगा सगोश, सगोश एक इसमें आप क्वेश्चन और पूछ लिया है कि सगोश स्वर है, तो सगोश तो ए ई आई तो सभी होते हैं, तो डी सही होगा, इसमें क्या होगा? डी। अभी मैंने आपको बताया था कि सगोश स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर सगोश होते हैं, केवल री को छोड़ के, री आपकी सगोश नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए। अब है आपका अघोष। अघोष व्यंजन क्या है? तो अघोष अब आपका बचेगा क्या बताइए? 12। ये आपको याद रखना है, पहला और दूसरा। पहले में आता है आपका कचटतप, क्या आता है? कचटतप, कचटतप, और तीनों स, और नुक्ता वाला आपका क्या आएगा? फ, और एक आपका आएगा ये ढ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अघोष। इसको ये नुक्ता वाला फ, ये आपका क्या हो गया? अघोष। ठीक है, कचटतप ये, और एक दूसरा आता है खचटतप, का खरगोश, छत्री और ठठेरा थाथन। मैं एक बार फिर से स्पष्ट लिख दूँ जिसका आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने आपको बताया था ये वाला अघोष, तो अघोष में कौन सा होगा? तुम्हारा डी सही है, इसका उत्तर क्या है? डी। क्यों सही है? क्योंकि अघोष कौन कौन से होते हैं वो एक बार फिर देख लीजिए। कचटतप, क च ट त प, और एक होता है खचटतप, ख छ ठ थ प, सॉरी फ। ठीक है, खचटतप, और तीनों स आपके आ जाएंगे, तीनों स, और एक नुक्ता वाला फ, अरबी फारसी वाला ही फ। ये सब के सब आपके अघोष हैं। क्या है ये? सब के सब क्या है? अघोष। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात आती है आपकी अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसमें कह रहा है अल्प प्राण वर्ण है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं देखिएगा ध्यान से। अल्प प्राण हमको याद रखना है 135, याद रखना है 135। ठीक है, 135 आपको याद रखेंगे, तो आपका क्या होगा? 135 अल्प प्राण। अल्प प्राण में कम समय लगता है और महाप्राण में अधिक समय लगता है, तो 135 आपको याद रहेगा। 135 का मतलब हो गया आपका पहला वर्ग कचटतप, तीसरा गजड़दब, और पांचवा यानी पंचमाक्षर ण व न म, ये आपके सब क्या होगा? अल्प प्राण। तो ये पहला ऑप्शन आप सी हो जाएगा ण, जो कैसा है? अल्प प्राण। और सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण, केवल री को छोड़ के, याद रहे री हमें नहीं लेना है, री को छोड़कर। और संयुक्त और आपके अंतस्थ व्यंजन यरलव, य र ल व, ये भी आपके क्या है? अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और नुक्ता वाला ज, ये नुक्ता वाला ज, ये भी आपका अल्प प्राण है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अल्प प्राण की आप यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल यहाँ ले लूँ, क और ख। देखो क की मीनिंग क्या बनाऊंगा? के ए, ख की बनाऊंगा के एच ए, तो आप देख रहे हो इसमें कम है अक्षर है, कम अक्षर है, तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण। ख देखूंगा तो ये क्या ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? महाप्राण। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसमें ले लिया च और छ, इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। च हो गया सी एच ए, छ हो जाएगा सी डबल एच ए, इसमें ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? महाप्राण, और ये हो गया अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण को मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है महाप्राण वर्ण है, 19वां क्वेश्चन है। महाप्राण में क्या होता है? अधिक समय लगता है। क्या होता है? अधिक समय लगता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा श, ये आपका महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण में क्या क्या आता है?
में याद रखना है 24, यानी दूसरा और चौथा, खचड़ तब और गजड़ तब, ये आपके महाप्राण हो गए। और स यानी ऊष्म व्यंजन, स स स ह, ठीक है। और यहाँ आपके नुक्ता वाला फ, ये सब आपके क्या है, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। दूसरा वर्ग मैंने आपको बताई दिया, खचड़ थप और गजड़ तब ये, और ऊष्म व्यंजन ये सब आपके क्या है, महाप्राण। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये नुक्ता लगे मुझे क ग ज फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। किसकी हैं? अरबी फारसी की। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। ये मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे, क्योंकि इससे आपके पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो गया है। और मैंने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल का आपको मतलब बताया है कि ये क्या है, ये क्या है, जिससे कि आपका पूरा वर्णमाला अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। बताइए हमारी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होंगी? 2 ध्वनियाँ 2 प्रकार की होगी, स्वर और व्यंजन है यहाँ पे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं वो होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक मिनट थोड़ा करते हैं, ठीक है, आ गया, अब सही है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 25। कितनी है? 25। कैसे, कौन कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे क से लेके म तक 25 होते हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क ख ग घ घ, क को उधर से आप पढ़ेंगे, म से तो पढ़ेंगे तो 25 अक्षर हो जाएंगे। तो ये आपके जो अक्षर हैं वो आपके 25 होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। तो भाषा की जो सार्थक देखें, वैसे देखो यहाँ लोग क्या लगाएंगे, सार्थक इकाई को वर्ड कहेंगे, लेकिन वर्ड नहीं है यहाँ पे। सार्थक लघुत्तम यानी छोटी छोटी इकाई जो है सार्थकता की दृष्टि से, तो वो है शब्द। क्या है? शब्द। कि बच्चे से वर्ड करके आ जाएंगे, वर्ड तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यहाँ भाषा की सार्थक पूछ रहा है, तो सार्थक होगी आपकी शब्द, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगला है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या लिपि चिन्हों को। बात तो एक ही है, तो यहाँ क्या होगा? वर्णमाला। क्या होगा यहाँ पे? वर्णमाला, डी से होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, क्रिया। अच्छा, तो क्या होगा? वर्णों का समुदाय यानी समूह, यानी तो क्या होगा? वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, किस तरीके से पूछे जाते हैं, बस वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने हैं? तो इसमें देखो 35, 45, 55, 33। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो हमें ऑप्शन बताना है कि व्यंजन पूछ रहा है, इसमें संयुक्त व्यंजन वगैरह इसने ऐड नहीं किए हैं, तो हमारे व्यंजन होते हैं 33। कितने? 33। कैसे कैसे वो आप देख लीजिए, क से लेकर म तक कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। फिर आपका होता है यरल, य र ल व। फिर इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, स स ह, ठीक है। ये तो आप देखें 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं भाषा में। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्षेत्र ज्ञान ये क्यों नहीं है? क्षेत्र ज्ञान सर ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे व्यंजन कितने हो जाएंगे? 33, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबको पता होगा, वर्ड। क्या होगा? वर्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। आइए आगे देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है। अब ये बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, ध्यान से देखेंगे। दीर्घ स्वर, तो यहाँ कुछ और तरीके से ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। आप कहें दीर्घ स्वर, तो आप देखेंगे पहला तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब बड़ी क्या आपको लग रहा होगा? ये भी दीर्घ है। ए है, ये भी आपको लग रहा होगा दीर्घ। डी है, ये भी दीर्घ। तो बताइए इसमें कौन सा होगा दीर्घ स्वर?
सोचिएगा, थोड़ा सा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें सोचना है आपको। दीर्घ स्वर क्या है? बड़ी ई। बड़ी ई आपकी क्या है? दीर्घ स्वर। आप सोच रहे हैं ये भी तो बड़ा है, छोटी ए और बड़ी ए, ये तो छोटा स्वर हो गया ई। बड़ी ई दीर्घ स्वर, लेकिन छोटी ए बड़ी ए दीर्घ तो है, लेकिन इनके साथ साथ जो ये दोनों ऑप्शन है ये आपके संयुक्त व्यंजन भी हैं, सॉरी संयुक्त स्वर। छोटी ए बड़ी ए आपका संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। बात समझ आई है? तो छोटी ए और बड़ी ए ये संयुक्त स्वर हैं, इसीलिए यहाँ पे ये छोटी बड़ी नहीं आई, क्या आएगी? बड़ी ई। ये दीर्घ स्वर माना गया है। आइए आगे देखते हैं। ये कह रहा है आपका प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार देख लीजिए। ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल है आपकी पार्श्विक, पहला ऑप्शन हो जाएगा पार्श्विक। और आप कह कि मतलब उत्क्षेप तो कौन कौन से होते हैं? ड ढ, जिन पर नीचे बिंदी लगी होती है। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन वर्ण यानी अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या अलावा ह, तो इसमें या भी है, हा भी है, वाह भी है ना। ये अंतस्थ व्यंजन है, वो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं है वो है र। वो क्या है? र। और जो र है ये वाला नहीं है, तो यही हमारा सही है, र, यही हमारा सही है, क्योंकि ये अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन किससे हो जाएगा? सी। क्योंकि हमें इसको ध्यान रखना है, नहीं का कहेंगे अंत्यस्थ, तो अंत्यस्थ तो ये ह व यह सब है, नहीं पूछा है तो ये र वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें पूछा अर्ध स्वर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि अर्ध स्वर है इसमें य, अर्ध स्वर दो होते हैं, य और व, ये आपके अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन, नासिक होते हैं आपके पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर ये है। ठीक है, व, ये भी आपका होता है, अ, अण, न, म, ये सब आपके पंचमाक्षर हैं जो नासिक की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन सही क्या होगा? बी। अगला देखिएगा, छोटी ए और बड़ी ए ये कहाँ से बोले जाते हैं? देखिएगा, नासिक से, के ओठ से, के मूर्धन से, तो ये आपके बोले जाते हैं कंठ तालव्य। किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य, कंठ और तालु की सहायता से, छोटी बड़ी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष, तो मैंने आपको अभी कराया था कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अघोष में आपका पहला वर्ण होता है कचट तब, दूसरा होता है कचट तब, और तीनों स और फ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अघोष, स चौथा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें करा दी है, रिवीजन भी करा दिया है, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी जो घ है वो कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा है कि तालु है कि दंत है, कंठ। तो घ किससे है? कंठ से। क्यों? कंठ से कौन कौन से बोला जाता है? क वर्ग, क ख ग घ ङ, तो ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन वर्ण ओट्स नहीं है, ओठ की सहायता से नहीं बोला जाता है? तो देखो इसमें पढ़ के देख लो, म उ ब, ये सब ओठ की सहायता से, केवल बड़ा आ है वो आपका ओठ की सहायता से नहीं बोला जाता। हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? नहीं पूछा है इसमें, नहीं याद है, ओठ की सहायता से न बोला जाए, तो वो आपका आ, बड़ा आ, जो कि आपका कंठ की सहायता से बोला जाता है, ओठ की सहायता से नहीं। अगला देखिएगा, अल्प प्राण ध्वनियाँ समूह में कौन सी हैं? अल्प प्राण आपसे क्या कहा था कि जिनमें बोलते समय कम समय लगे, तो च ज व, ये है आपका कम समय लगे, यानी 135। क्या? 135, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण आप समझे होंगे, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, और यरलव और सभी स्वर केवल री को छोड़ के। आगे देखें, निम्न में महाप्राण, तो महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और स स ह उष्ण व्यंजन और नुक्ता वाला फ, ये सब आपके महाप्राण होते हैं। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? थ। क्या हो जाएगा? थ, जो आपके दूसरे वर्ग का है। ठीक है, आइए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? स्पर्श व्यंजन, तो देखो इसमें क र ल ह, तो ह है वो आपका स्पर्श में नहीं आएगा, तो पहला भी नहीं हो सकता। य श द र, तो इसमें य और र आ गया अंत्यस्थ व्यंजन, तो ये भी आपका स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। क च प द, ये आपका सी हो जाएगा। ये आपके जो क से लेके स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिसमें क से लेके म तक अक्षर आते हो, ये 25 अक्षर होते हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिएगा, र का विवरण है, र का विवरण देखिएगा ध्यान से। वत्सस भी कहते हैं र को, लुंठित भी कहते हैं, सगोस भी है,
अल्प प्राण भी है, सब कंडीशन है इसमें। र आपका अल्प प्राण भी है, सगोश भी है, लुंठित भी है और वर्तर्स भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आइए अगला देखिएगा, स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ये सब पूछ ली। स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, तो स्पर्श व्यंजन में आपका क से लेकर मात तक होना चाहिए, तो क से मात तक तो ये चारों है। लेकिन याद रखो एक चीज और कह रहा है कि कंठ से बोले जाने वाला होना चाहिए, स्पर्श तो होना चाहिए कंठ से भी, तो कंठ से आपका क वर्ग बोला जाता है, क ख ग घ। तो आप देखो कंठ से सभी बोले जा रहे हैं, स्पर्श व्यंजन इसमें सभी हैं, चारों ऑप्शन, और चारों ही ऑप्शन आपके कंठ से बोले जाने वाले हैं। अब आपका आता है अघोष होना चाहिए, अघोष कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए, अघोष और महाप्राण दोनों होना चाहिए। तो अघोष में क्या आता है, आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, तो क और ख, तो आप यहाँ देख रहे हैं क और ख, ये आपके कैसे हो गए, अघोष हो गए ये दोनों। याद रहे दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक ही सही होगा, क और ख दोनों है यहाँ पे। अब बात आती है, ये हमारा ठीक हो गया अघोष। अब आता है महाप्राण, कि महाप्राण होना चाहिए, तो महाप्राण कहते हैं जिनमें अधिक समय लगता है, अधिक समय किसमें लग रहा है, ख, क्योंकि क की मीनिंग क्या बनेगी, के ए, और ख की क्या बनेगी, के एच ए। तो देखो आपको अंतर मिल गया होगा, ये हो गया महाप्राण। तो उत्तर कैसे होगा, ख, कैसे होगा, ख यानी सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको सारी चीज आती होंगी तो कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा उत्तर से क्या हो जाएगा, ख। स्पष्ट व्यंजन भी है ख, कंठ से बोला जाता है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अगला देखिएगा, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो बताइए अंत्यस्थ कितने होते हैं, चार, कौन कौन से, य र ल, य र ल व। फिर आपका ऊष्म वर्ण स स स ह, उसमें भी चार है, ये भी चार, चार चार कितने हो गए, आठ। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य है आपका वर्ण हा, ये हमारा सी उत्तर होगा। याद रहे किसी किसी किताब में काकल्य लिखा है, किसी किताब में आपका काकव्य भी लिखा है, तो वो दोनों सही हैं। और जो हा है वो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अंतिम वर्ण कौन सा है हिंदी वर्णमाला का, तो वो हमारा हा ही है। हा के बाद जो आता है क्षेत्र, ज्ञान, स्त्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, हा। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी व्यंजन हम उसी से कहते हैं, किससे कहते हैं, जो आपके उष्ण व्यंजन होते हैं, ये श स स ह, ये सब आपके क्या उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। यहाँ संघर्षी पूछा है तो इनमें से कौन सा, देखो ह, ये हमारा सही हो गया सी। ठीक है, उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, बात एक ही है। अगला देखेगा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण वर्ण ध्वनि नहीं है, इसने नहीं पूछा है। तो देखो कंठ की ध्वनि होती है, मूर्धा भी होती है, दंतुष्ट होती है, ग्रीवा ध्वनि ये आपने नहीं पढ़ा, तो ये वाली नहीं होगी, तुम्हारा ऑप्शन सी क्या होगा, पहला, इसके बारे में नहीं है। कितना सिंपल है। अगला देखिएगा, छोटा सा ही, को ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो ये कह रहा है, जीवा की नोक, जीव की, कह रहा है जीव की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं वतर्स। ठीक है, ये डी। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ यहाँ पे आपके विराम चिन्ह में आपके ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर सही जगह पर विराम ना लगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। देखो रोको, कोमा यहाँ लगा हुआ है, मत जाने दो, इसका मतलब क्या हो गया, रोको मत जाने दो, किसी को हम रोक रहे हैं, अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो रोको मत जाने दो, यानी हम उससे रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं, इस वाक्य को रुकने के लिए कह रहे हैं और इसमें नहीं कह रहे हैं रुकने के लिए। तो अब क्योंकि इसमें जो अल्प विराम लगा हुआ है वो कहीं का कहीं लगा हुआ है, तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके अल्प विराम है, तो जल्दी से आप इसे रिवाइज करेंगे, फिर इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अल्प विराम का देखिएगा, ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह। अर्ध विराम देखो किस तरीके से, ये रहा। अब पूर्ण विराम, ये आपका पूर्ण विराम, ये आपका है प्रश्नवाचक। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, हमें पहले से कुछ चिन्हों को जानते हैं, कुछ को हमें देखना है। ये आपका विस्मय या संबोधन, योजक या समास देखे होंगे, इस टाइप से आप लगाते हैं। निदेशक थोड़ा बड़ा, विवरण चिन्ह इस तरीके से, ये निदेशक चिन्ह है। आगे देखिएगा, ये है आपका हंसपद या विस्मरण। अब देखा कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज बीच में छूट जाती है, तो वहां पे ये हम चिन्ह लगाते हैं। अगला है संक्षेपण या लाघव चिन्ह। ये देखो इसको तो सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं बराबर, क्या कहते हैं, बराबर। जब इसको हम बोलते हैं तुल्यता सूचक, क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक या समता सूचक। ये आपके कोष्टक, ये आपका छोटा कोष्टक, ये वाला आपका मंझला कोष्टक, और ये है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। अगला है आपका लोप चिन्ह, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये लोप चिन्ह हो गया। इतश्री या समाप्ति सूचक, इस टाइप से या तो ऐसे लगाएंगे
या फिर ऐसे, या फिर आगे 3 तक भी लगा सकते हैं, इस तरीके से तो करके। आइए अगला देखते हैं आगे, थोड़ा और है बस। अवतरण या उद्धरण या उप विराम चिन्ह, एक होता है एकहरा, एक होता है दोहरा। एकहरा में एक एक आएगा आपका, और दोहरा में डबल। तो इसमें क्या आता है, कब आता है, कवि का उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो, पत्र पत्रिका का नाम हो, लेख या कविता का शीर्षक हो। जैसे रामधारी सिंह दिनकर वो उसके कवि हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एकहरा। ठीक है, आगे देखिएगा। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल, यानी दोहरा। अगला आपका पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह होता है ये इस हिसाब से, यानी किसी को ज्यों का त्यों लिखना हो। कई बार पूछता है कि ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम करने पुनरुक्ति चिन्ह, ये रहा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विकल्प चिन्ह, इस तरीके से ये हो गया विकल्प चिन्ह, और ये आपका संकेत, जहाँ पे हम स्टार जैसा बना देते हैं, ये हो गया हमारा संकेत चिन्ह। आइए कुछ आपके क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। ये कह रहा है कि दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो समानार्थी अगर हम दर्शाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में चिन्हों से पूर्ण विराम को पहचानिए। सब जानते हैं पूर्ण विराम क्या होता है, ए, ऐसे सीधा सीधा लगाना होता है। ये कौन सा ऑप्शन बताइए, बी जो है वो कौन सा चिन्ह है, बी ये है आपका अर्धविराम। डी कौन सा आपका, प्रश्नवाचक। ठीक है, और जो योजन बोलते हैं वो आपका सी ऑप्शन है। इस तरीके से आपका जिसमें हम समास में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है ओह बहुत कठिन समय आया है। ये कह रहा है ओह ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें आपका ये हो नहीं सकता, क्या आएगा, पहला ऑप्शन विस्मयबोधक में। ठीक है, ओह बहुत कठिन समय आया, तो एक तरीके से ये क्या है, इसमें क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हे भगवान। इस हिसाब से इसमें क्या होगा, ये वाला चिन्ह, ऑप्शन ए। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विस्मय या संबोधन चिन्ह। आइए अगला है, इसमें भी देखिएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था, हे भगवान, हे राम, इस तरीके से होगा, तो ये विष्णुबोधक होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला देखिए, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपके, तो वही है विस्मयबोधक। क्या कहा था मैंने, अरे वाह हे भगवान, ऐसे इस टाइप का आएगा तो क्या आएगा, विस्मयबोधक, जिससे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम है। अल्पविराम ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ये आपका अल्पविराम है। ठीक है, और जो बी है वो है आपका अर्धविराम, डी है वो है आपका पूर्ण विराम। आइए आगे देखते हैं। अगला है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। देखिए ऑप्शन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह, ये वाला, ये लगा है, फिर यहाँ पे ये, तो इसे क्या बोलेंगे, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसे मैंने आपको उसमें कराया था इकहरा या दोहरा जो लगाया था, उसमें उसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। चलिए आइए आगे देखते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, क्या हो, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तो वहां क्या होगा आपका पूर्ण विराम, जब बात पूरी जाती है तो क्या होगा, पूर्ण विराम। अगला है, चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, सब बच्चे जानते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा पहला। देख रहे हैं आप कि विराम चिन्ह से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप आराम से कर। कह रहा है वाक्य में क्षण भर ठहराव, यानी कुछ समय के लिए अगर आपका ठहराव है तो वहां होता है अल्प विराम, अल्प विराम। ये कह रहा है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ये लगा हुआ है, तो इसमें बताइए क्या है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इनमें से इसका नहीं होगा, बताइए डी। तो बताइए कि और से पहले हम कोई भी चिन्ह नहीं लगा सकते। आइए आगे देखते हैं, विस्मयबोधक, ये रहा विस्मयबोधक, डी, ये आपका है विस्मयबोधक, जिसे हम संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं। आगे देखिए, अर्धविराम चिन्ह का रूप बताइए, अर्धविराम, अर्धविराम आपको पता ही, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सही, सी, अर्धविराम। आगे है आपका कोष्टकांत विराम चिन्ह क्या है, तो ये आपका अर्ध, यानी कोष्टक में दिया हुआ वो क्या है, अर्धविराम, अभी बताया था ऊपर, वही चिन्ह बार, बस क्वेश्चन का तरीका आपसे बदल जाएगा बार बार। अगला है,
1.5 से 2.5 का सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 2.5 दी हुई है, देखिएगा वैसे छोटा कर दें जिससे कि आप आसानी से देख पाएँ। ये है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए पहला जो है अल्पविराम, अल्पविराम का चिन्ह कहाँ लगा है? तीसरे पे, पहले तीसरा आएगा, ठीक है। फिर है कोष्टक, तो बी कोष्टक कहाँ जाएगा? चौथे नंबर पे, फिर आएगा 4। फिर है संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक है ये दूसरा वाला ये, फिर आ जाएगा 2। फिर है योजक चिन्ह, वो है पहले नंबर पे, तो पहला 3 4 2, 3 4 2 किस पे है? डी में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, किसी भी टाइप से आपको पूछ सकता है। अगला है त्रुटिपूर्ण शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो डी, जिसको हम देखना और है आपका हंस पद, हंस पद, ठीक है, हंस पद भी कहते हैं या त्रुटि पूरक। अगला है विराम का अर्थ ठहरना या रुकना। विराम का अर्थ क्या होगा? ठहरना या रुकना। अगला क्वेश्चन है श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो ये कहते हैं विराम चिन्ह तो कुछ ही है, बस आपका पूर्ण विराम, बाकी जो चिन्ह आपके दे रहे हैं ये सब अंग्रेजी भाषा से मानते हैं। किससे मानते हैं? अंग्रेजी भाषा से। कौन? कामता प्रसाद गुरु जी, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजी, ठीक है। अगला है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। अगला अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन ए। वो ये बार बार वही पूछेगा आपसे। ये कह रहा है आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। उचित क्या लाना चाहिए इसमें? बार बार आशीष कोमा राहुल कोमा राजा कोमा शुक्ल, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। क्या लगेगा? अल्प विराम, ए ऑप्शन। अगला है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम, इसमें भी क्या हो जाएगा? अल्प विराम। भाई जब किसी का बार नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं? अल्प विराम इस तरीके से कॉमा लगाते जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? वही अल्प विराम। तो देख रहे हैं, बस इस तरीके से आपसे पूछेगा, बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार अगर अभ्यास करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है आपका समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो आपका अल्प विराम, अल्प, ठीक है। ये है हमारा विराम, अल्प विराम। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो यहाँ पे ये सब क्या आएगा? दोनों साइड सेम टू सेम है, ये समानाधिकरण, तो उस जगह पर हमारा क्या होगा? अल्प विराम, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये विराम चिन्ह और वर्णमाला से संबंधित आपका रिवीजन करा दिया गया है। आगे और चैप्टरों का रिवीजन आपका करा देंगे जिससे कि आपका परीक्षा से कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।